हाँ जी बच्चों, साइंस वाले मास्टर जी क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं जीत सर और उम्मीद करता हूँ आप लोग पहले की तरह स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, हम वेक्टर एनालिसिस कर रहे थे, वेक्टर अलजेब्रा का हमने बेसिक्स कर लिया था और आज हम करने वाले हैं बच्चों कि वेक्टर को किस तरीके से ऐड किया जाएगा, उसके एडिशन रूल्स क्या है। ठीक है, देखो बच्चों, स्केलर्स को तो हम नॉर्मली ऐड कर सकते हैं। a प्लस बी इजकल टू मान लो बेटा 5 हो गया आपका। ठीक है, नॉर्मल नंबर है आपके पास, आप उनको सीधा ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप वेक्टर्स को भी इसी तरीके से ऐड कर सकते हो? देखो बेटा, वेक्टर्स को आप इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वेक्टर डिपेंड करता है आपकी डायरेक्शन पे। समझ गए भाई? देखिए, मान लो बेटा एक वेक्टर ऐसे काम कर रहा है, ठीक है, और एक वेक्टर अगर सीधा ही काम कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, वो उसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है, तब तो आप इसको ऐड कर सकते हो बेटा 2 और ये कितना 3 है, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा 5 न्यूटन हो जाएगा भाई। बट इन केस अगर एक वेक्टर किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, मान लो तुमने एक फोर्स ऐसे लगा रखा है भाई, ठीक है, ऐसे लगा रखा है, मैं इसको ऐसे पुश कर रहा हूं और एक बंदा इसको ऐसे पुश कर रहा है, समझ गए? तो क्या होगा, एक ऐसे पुश कर रहा है तो क्या ये 2 और 3 क्या हो जाएगा 5 न्यूटन हो जाएगा ना बेटा? ना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वेक्टर एंगल पे डिपेंड करते हैं, थीटा पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि बेटा वेक्टर्स की डायरेक्शन भी होती है। स्केलर्स में कोई परेशानी नहीं है, सीधे ऐड करो, स्केलर तो नंबर है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि वेक्टर किस तरीके से ऐड किए जाते हैं और किस तरीके से वो डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं बेटा। तो सबसे पहला उसमें है हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। देखिए बेटा, एक ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि मान लो एक वेक्टर ऐसे काम कर रहा है आपका, ठीक है, ये मान लो वेक्टर ए है बेटा, और एक किसी एंगल पे इंक्लाइन कर रहा है। ठीक है, कितना एंगल? अगर देखो इससे कितना एंगल बन रहा है बेटा, ये थीटा एंगल बन रहा है आपका। ओके, देखिए ये वेक्टर क्या है आपका, बी है, समझ गए? तो ये कह रहा है कि अगर इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ठीक है, एक उस पे पार्टिकल पे दो वेक्टर इस तरीके से काम कर रहे हो, रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। देखो ये दो साइड्स है ट्राइंगल की, और तो क्या कह रहा है कि देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, तो ट्राइंगल बना लीजिए इसको, ट्राइंगल की थर्ड अपोजिट साइड क्या होगी बेटा, ये होगी। ठीक है, उसका जो ऑर्डर है टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, और उसका ऑर्डर क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर में होगा, तो आपका ये किसके इक्वल होगा, रिजल्टेंट के इक्वल होगा। नहीं समझ में आया कुछ भी? देखो बताता हूं सिंपल सीधी भाषा में बेटा, ये क्या है, क्या कह रहा है कि अगर एक ट्राइंगल है आपके पास, मान लो दो वेक्टर आपको इस तरीके से ऐड करने हैं, एक वेक्टर इस तरीके से काम कर रहा है, एक इस तरीके से, ठीक है, दोनों सेम ऑर्डर में। मान लो देखो बेटा, इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं और दूसरा इस तरीके से उसको सपोर्ट कर रहा है, उसी डायरेक्शन में लग रहा है भाई, ये भी इसी डायरेक्शन में, इसका भी उसी ऑर्डर है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, हम एक ट्राइंगल के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो रिजल्टेंट होगा उसका ऑर्डर किसके इक्वल होगा, उसका वो किसके इक्वल होगा, वो थर्ड साइड के इक्वल होगा बेटा, और उसका ऑर्डर क्या, अपोजिट साइड में रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसका मतलब क्या, इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों का जो एडिशन होगा वो किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। ठीक है, रिजल्टेंट के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए बेटा, ये रिजल्टेंट है, माना कि ये रिजल्टेंट इसका दोनों का कहां आया, ये आया रिजल्टेंट, कितने एंगल पे बेटा, ये एंगल है, मान लो इस एंगल को हम मान लेते हैं बीटा। ठीक है, ये थीटा से डिफरेंट होगा बेटा। ओके, आपको पता नहीं है कि रिजल्टेंट यहां होगा कि यहां होगा, ठीक है, इस तरफ होगा इंक्लाइंड, कितने एंगल पे इंक्लाइंड होगा, उस एंगल को हम क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? देखिए, अब ये है, क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं भाई, ये इस साइड को मान लेते हैं ओ, ये पी है, ये क्यू है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। कैसे बना सकते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो बच्चे, ठीक है, और इसको ऊपर से परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर दो, ये, हाँ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये पूरा ओ, और इस साइड का नाम दे देते हैं हम एन मान लेते हैं। ठीक है बच्चे, ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे अब इसको? अब देखिए, अब दिक्कत ये है कि आपने इसको सॉल्व कर लिया, तो ये क्या हो गया,
ये तो एक भाई नई आफत मोल ले ली हमने, क्योंकि ये तो अननोन साइड है, इसका कुछ पता नहीं है, ये कितना है इसका भी कुछ नहीं पता। तो इसको सॉल्व करते हैं भाई, पहले तो यही निकालते हैं कि ये साइड जो बड़ी है वो कितनी है। तो इन ट्राइंगल, कौन सा छोटा वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल बेटा पी क्यू एन, ठीक है। तो पी क्यू एन, हाँ ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में देखिए बेटा, इस ट्राइंगल में आप देखिए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों सर? कॉस थीटा इसलिए क्योंकि आपको कॉस थीटा में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो आपके पास ये ट्राइंगल है तो बेस निकल सकता है इससे, ठीक है, हाइपोटेन्यूज से। तो बेस कितना है बेटा आपका, बेस आपका है पी एन, और हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा, हाइपोटेन्यूज आपका है बी। वेक्टर बी नहीं बेटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जो ट्राइंगल लॉ है वो मैग्नीट्यूड के लिए लगाया जाता है, ठीक है। आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेने हैं इनके। मैग्नीट्यूड का मतलब, मैग्नीट्यूड में और वेक्टर में क्या फर्क है बेटा, मैग्नीट्यूड जैसे ये एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड या तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करिए, ठीक है, या फिर सिर्फ ए लिखिए, ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ए है आपका। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी हो जाएगा, तो यहां से पी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, बी कॉस थीटा आ जाएगी, ठीक है। तो पी एन पता चल गया हमें, बी कॉस थीटा। ऐसे ही इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इसी ट्राइंगल को दोबारा ले लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा फिर, साइन थीटा लगाइए। साइन थीटा लगाने से क्या फायदा हो जाएगा बेटा, हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा, क्योंकि साइन थीटा में परपेंडिकुलर की आइडेंटिटी होती है। सर परपेंडिकुलर तो टेन में भी होता है बेटा, इसलिए ऐसा लगाया क्योंकि साइन और कॉस की एक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इसलिए हम हमेशा साइन और कॉस की टर्म में लिखते हैं इसको, ठीक है। और एक फायदा और है बेटा, क्योंकि साइन लगाने से क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हाइपोटेन्यूज आपको पता है, समझे, ये रहा बी है ना, बी। तो परपेंडिकुलर कितना बच्चे, क्यू एन, ठीक है, या एन क्यू, और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में पी एन, नहीं हाइपोटेन्यूज बेटा है पी क्यू। तो क्यू एन इजकल टू कितना आ जाएगा बच्चे, अब पी क्यू कितना है बेटा, पी क्यू आपका है, हाइपोटेन्यूज बी ही है आपका, ओके। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू एन इजकल टू क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा, ठीक है। तो जो अननोन वैल्यू थी कितनी, पी एन और क्यू एन, वो अब पता चल गई हमें, ठीक है। अब लगाते हैं बेटा ट्राइंगल लॉ, अब इसमें लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो भाई, कौन से, बड़े वाले ट्राइंगल में, बड़े वाला ट्राइंगल कौन सा है, ओ इन ट्राइंगल क्यू ओ एन, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ क्यू एन। लगाओ भाई, किसका, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर। आर वेक्टर नहीं लगाना बेटा, रिजल्टेंट, क्योंकि मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड के लिए है ट्राइंगल ऑफ एडिशन। आर, आर का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ओ एन, पहले साइड लिख लेते हैं, ठीक है। क्या, ओ क्यू का स्क्वायर किसके बराबर होगा बच्चों, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर होगा आपका ओ एन का स्क्वायर प्लस ओ एन प्लस एन क्यू, पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं बच्चे, इसी के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा ओ एन को कैसे लिख सकते हैं आप ओ एन को ऐसे नहीं लिख सकते, ओ एन ओ पी प्लस पी एन, भाई ये टोटल कितना है आपका, ओ पी प्लस पी एन के बराबर है, ठीक है, ओ पी प्लस पी एन स्क्वायर, एन क्यू तो एन क्यू है, या क्यू एन एक ही बात है, ठीक है, एन क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बराबर क्या आ जाएगा भाई, इसको खोल लो, ओपी की वैल्यू क्या है, वैल्यू रख लो, ओ क्यू कितना बेटा, ओ क्यू आपका आर, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ओपी, ओपी कितना है, ओपी वेर इज ओपी ए, प्लस पी एन कितना है बच्चे, पी एन हम निकाल चुके हैं, बी कॉस थीटा स्क्वायर, प्लस एन क्यू या क्यू एन, इसको एन क्यू लिख लेते हैं फिर, ठीक है, ये एन क्यू लिख लेते हैं, क्यू एन क्यू की बात है। एन क्यू कितना है, बी साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा क्या होगा, स्क्वायर खोल लो इसको भाई, ये खुल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है भाई, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चे, इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास।
अच्छा ये देखिए बेटा, ये वाली चीज और ये वाली चीज, इसमें क्या आइडेंटिटी, बी स्क्वायर कॉमन लग सकता है, तो आर स्क्वायर इजकल टू आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमन ले लो इसमें से बी स्क्वायर, दोनों में से क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 हो जाएगा बेटा, तो आर स्क्वायर इजकल टू क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, 1 को मल्टीप्लाई करोगे बी स्क्वायर से, बी स्क्वायर ही आएगा, 2ab कॉस थीटा। तो आपका बेटा जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट स्क्वायर क्यों आ रहा है फिर यहाँ, अगर रूट लगा दिया तो, हाँ स्क्वायर से उधर चला गया, रूट हो जाएगा बेटा। तो रिजल्टेंट किसके बराबर होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। फाइन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये 3 नंबर में आता है कई बार, ठीक है, बोर्ड्स में पूछा जाता है और 11th क्लास के एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद क्या लगाते हैं बेटा, इसके बाद आपको निकालना है एंगल ऑफ रिजल्टेंट। क्या निकालना बच्चे, एंगल ऑफ रिजल्टेंट। एंगल ऑफ रिजल्टेंट क्या होता है जी, एंगल ऑफ रिजल्टेंट बेटा ये होता है, आपको पता है क्या कि जो ये आर है वो इसी एंगल पे इंक्लाइंड है, हो सकता है वो इस एंगल पे इंक्लाइंड हो सकता है वो ऐसे हो, ठीक है, डिपेंड करता है वो तो ए और बी किस एंगल पे इंक्लाइंड है। तो एंगल ऑफ रिजल्टेंट निकाल लेते हैं बेटा, बीटा, ये निकालना है आपको, तो बीटा निकाल लो। तो इसमें किसी भी थ्योरम का आप यूज कर सकते हो, टेन बीटा, जैसे मान लो मैंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगा लिया, टेन बीटा, टेन बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब तो सारे नॉन पैरामीटर कोई भी यूज करो, क्यू एन अपॉन में परपेंडिकुलर, पूरे वाले ट्राइंगल में देखना है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ओ क्यू एन पूरा वाला, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है बेटा, बेस, बेस कितना है आपका, बेस आपका ये है पूरा ओ एन, ठीक है। क्यू एन कितना है बेटा, क्यू एन, तो क्यू एन कितना है, क्यू एन निकाल चुके थे हम, या एन क्यू, फिर क्यू एन ले रहे हैं हम, एन क्यू, ठीक है, एन क्यू निकाल चुके थे, कितना, बी साइन थीटा अपॉन में ओ एन कितना है बच्चे, ओ एन तो वही है, ओ पी प्लस पी एन, ओ पी प्लस पी एन, ठीक है। तो टेन बीटा इजकल टू कितना आ जाएगा, बी साइन थीटा बेटा, बी साइन थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा, ओपी की वैल्यू कितनी है बच्चे, ओपी की वैल्यू है ए, प्लस पी एन की वैल्यू कितनी है, पी एन निकाल चुके हैं हम, बी कॉस थीटा, और आपको चाहिए बीटा, तो बीटा इजकल टू उधर जाके टेन हो जाएगा, टेन इनवर्स इजकल टू क्या हो जाएगा बच्चे, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। दिस इज द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इतना ये पूरा करना है आपको, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है बेटा, और उसका एंगल निकालना है कि वो कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है, समझ में आ गया। इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन मैं करा के दिखा देता हूं आपको, ठीक है बच्चा। क्वेश्चन करने से पहले एक बार हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल एक एज इट इज है। इट स्टेट क्या कह रहा है कि इट स्टेट दैट इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग अ पार्टिकल एट द सेम टाइम रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the two sides of adjacent sides of parallelogram drawn at point, मतलब कह रहा है कि अगर दो वेक्टर आपको इस तरीके से गिवन है और वो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है मान लो पैरेललोग्राम है ये, और ये दो वेक्टर इस तरीके से एक दूसरे के एंगल मतलब उस पे एंगल पे इंक्लाइंड है एक दूसरे के ऊपर, तो क्या कह रहा है कि the resultant vector is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram। तो इसका diagonal क्या होगा बेटा, इसका diagonal होगा आपका ये diagonal होगा, समझ में आ रहा नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, अब इसका जो रिजल्टेंट है आपका ये रिजल्टेंट होगा भाई, ठीक है। तो वो कह रहा है कि डायगोनल ऑफ द रिजल्टेंट, मतलब जो अगर हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं, इसको पैरेललोग्राम कैसे बनाओगे भाई, इसके इक्विवेलेंट ये वाली साइड है, ठीक है, और इसके इक्विवेलेंट क्या हो गए, ये वाली साइड है इसके इक्वल, ठीक है। ये मान लो ए, ये आपका ए वेक्टर है अगेन, ये क्या आपका बी वेक्टर है, समझ गए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर ये दो वेक्टर आपको टू एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कराए गए हैं और ये पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहे हैं, भाई बना रहे हैं हम वर्चुअली इसको पैरेललोग्राम ही बना रहे हैं, ठीक है।
तो इसका जो रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल होगा? डायगोनल के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? डायगोनल के इक्वल होगा। मान लो ये एंगल अगेन बीटा है, ठीक है भाई, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगेन ये क्या हो जाएगा बेटा? भाई ये वेक्टर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। अगेन बेटा क्या कर दो, वही आप क्या करो, देखो इस पूरे को कौन सी, ये वाली साइड रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, और ये वाली साइड इसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप इतना क्यों सॉल्व करें, पूरा क्यों सॉल्व करें? हम इसको अगेन ट्रायंगल लॉ से सॉल्व करेंगे, समझ के? ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ये वाली पिछला वाला एक्सप्रेशन ही तो आ जाएगा। ये मान लो ओ, ये पी, और ये क्या माना हमने, क्यों, ये कितना हो जाएगा बेटा? एन आ जाएगा, ठीक है। तो ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी बी हो जाएगा भाई। हाँ नहीं, ये भी हो जाएगा ना, ये बी है तो ये बी हो जाएगा, समझ में आया? ठीक है, तो अगेन हम इसको ट्रायंगल लॉ से सॉल्व कर सकते हैं, और ट्रायंगल लॉ से अब दोबारा क्यों सॉल्व करें? इस उसका रिजल्टेंट क्या आया था? लास्ट लाइन क्या थी बच्चे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एज इट इज पूरा लिखना है जो ट्रायंगल लॉ में सॉल्व करा है, एक लाइन भी चेंज नहीं करनी। लास्ट में रिजल्टेंट ये आया था, और एंगल ऑफ रिजल्टेंट क्या आया था बच्चों? एंगल ऑफ रिजल्टेंट आया था आपका 10 बीटा, नहीं बीटा इनवर्स, बीटा इजकल टू क्या था बेटा? 10 इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका एंगल ऑफ रिजल्टेंट आया था, ठीक है। पूरा एज इट इज बिल्कुल लास्ट तक पूरा करना है ये, तो सेम आ जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, कोई इसमें एक चीज और है बेटा, बस एक चीज ऐड हो जाती है इसमें, लॉ ऑफ कोसाइन आ जाता है। अगर आप यहां देखो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो बेटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयर करो, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये आपको करके दिखाना है पूरा, ठीक है, जैसे आपने ट्रायंगल लॉ में किया है, प्लस 2ab cos थीटा, ये आ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? ये आर ए को इधर ले जाओ, माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2ab cos थीटा आ जाएगा भाई, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या निकालना है? cos थीटा, तो cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा? आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन में क्या आ जाएगा? 2ab आ जाएगा, ठीक है। अगेन ये ए बी आर सारे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों लॉ ऑफ कोसाइन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? लॉ ऑफ कोसाइन बोलते हैं, समझ में आया? तो रिजल्टेंट अगर cos थीटा निकालना है आपको, तो आपकी जो थीटा मतलब आप उससे वो निकाल सकते हैं बेटा कि ये कितने एंगल पे इंक्लाइंड एक दूसरे के, ठीक है। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं छोटे छोटे से, ठीक है। चलिए बच्चा क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक फोर्स है, मान लो F1, उस कितना है? 20 न्यूटन है। F2 दूसरा फोर्स है, कितना बेटा? 5 न्यूटन है मान लो, और दे आर एक्टिंग एट एंगल, क्या एंगल है बेटा? 120 ईच अदर, मतलब एक दूसरे के कितने एंगल पे काम कर रहे हैं वो? 120 डिग्री पे। फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड क्या निकालना है आपको? रिजल्टेंट निकालना है, एंड एंगल ऑफ रिजल्टेंट। कैसे करेंगे भाई? देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है बेटा? एक फोर्स है आपका 20 न्यूटन का है, एक 5 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। कितने एंगल पे इंक्लाइन कर रहे हैं? थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, कितना बच्चा? 120 डिग्री, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? आपको ये रिजल्टेंट निकालना है कि ये आर कितना होगा बेटा, ठीक है, और इसका ये एंगल भी निकालना है, बीटा निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे? तो रिजल्टेंट आपको पता है बेटा क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा। वैल्यू रख लीजिए बेटा, ए की वैल्यू कितनी है? पहला फोर्स कितना है बेटा? 20 का स्क्वायर, बी कितना है? 5 प्लस 2ab, ए कितना बच्चा? 20, और बी कितना है? 5 cos 120। अब cos 120 कैसे निकालेंगे? आता है निकालना? मैं आपको ना एक मस्त सी चीज बताता हूँ, आप उससे कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको ना बस 4 फॉर्मूले याद रखने हैं। कौन सा? साइन ए प्लस बी इक्वल टू बेटा क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। मैथ्स वालों को तो पता है, बायोलॉजी वालों को नहीं पता होगा ये फॉर्मूले, ठीक है, क्योंकि 11th में आते हैं ये। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी, ए प्लस कर लेते हैं, कॉस ए
कॉस बी, और माइनस वाले में बेटा प्लस आता है, साइन ए साइन बी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। और कॉस ए माइनस बी, ये क्या होगा बच्चों, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। ये क्यों लिखे सर आपने, देखिए बेटा इससे एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। देखिए कॉस 120 पूछा है, तो ये वाला फॉर्मूला ले लो। कैसे, कॉस 120 पूछा है ना, तो इसको मैं 120 को ऐसे नहीं ले सकता 90 प्लस 30, है ना, 60 प्लस 60 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 90 करो, 90 से क्या हो जाएगा, कॉस 90 जीरो होता है, उस चीज का फायदा हो जाएगा मैं, ठीक है। तो कॉस कैसे लिखोगे, कॉस क्या फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, यानी कॉस 90 कॉस ए कॉस बी कॉस 30 प्लस साइन 90 साइन 30, यही है ना बच्चे, प्लस है, प्लस वाले में माइनस आता है, ठीक है। ठीक है, प्लस वाले में माइनस आता है, ये माइनस माइनस, अबे यार, ठीक है, ओके ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, cos 90 कितना होता है बेटा, जीरो होता है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, माइनस 1/2। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 हो गया आपका 1 इंटू साइन 30 कितना होता है आपका 1/2, तो क्या आ जाएगा -1/2, ठीक है। कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरीके से, अगर आपको ये चार फॉर्मूले याद है तो बेटा, ठीक है, ओके। तो cos 120 कितना होगा बच्चे, cos 120 हो गया आपका -1/2, तो 20 का स्क्वायर 400 प्लस 25 प्लस 2, 20 दूनी 40 पंजे 200, है ना, ओके। तो 200 हो गया ये, और cos 120 -1/2, ये काट लो, 100 पे गया -100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400 प्लस 425 लिख लेते हैं इसको, माइनस कितना हो जाएगा 100, 325 √325 आ जाएगा। चाहो तो आप इसके और रूट सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है, इतना छोड़ दोगे तो भी। तो रिजल्टेंट इतना हो गया बेटा, इतने न्यूटन। एंगल ऑफ रिजल्टेंट निकालना है, एंगल ऑफ रिजल्टेंट बेटा क्या फॉर्मूला है बीटा निकालने का, बीटा इजकल टू tan इनवर्स, क्या फॉर्मूला है, b साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा, वैल्यू रख लीजिए, ठीक है। tan इनवर्स b साइन थीटा, बच्चे b कितना आपका 5 साइन 120, ठीक है, और a कितना बच्चा a 20 है, प्लस b कितना है 5 कॉस 120। अब एक कॉस 120 तो पता है, साइन 120 कैसे निकालोगे, इससे निकालोगे, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, साइन 120 को 90 प्लस 30 लिख लो, फिर क्या हो जाएगा साइन 90 कॉस साइन ए कॉस बी कॉस 30 प्लस कॉस 90 साइन 30, है ना, ये जीरो हो जाएगा cos 90, इसलिए फायदा है cos 90 वाली टर्म में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन 91 cos 30 √3/2, तो √3/2 हो जाएगा भैया कितना हो जाएगा tan इनवर्स 5 इंटू √3/2, ओके, और कितना हो जाएगा 20 प्लस 5 cos 120 कितना बेटा -1/2, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो और थोड़ा सा, क्या आ जाएगा tan इनवर्स है बच्चे 5 √3/2, नीचे कितना है, इसके नीचे है 20, कितना हो जाएगा ये 20 - 5/2, ठीक है। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम से 40 हो जाएगा, 40 - 5 35 बटे, सही कर रहे हैं, 2 20 दूनी 40 में से 5 गए 35/2, 2 से 2 कट जाएगा, यही इतना ही छोड़ देना इसको। tan इनवर्स कितना आ जाएगा बच्चा 5√3/35, और कट रहा है तो काट दो इसको, ठीक है, इतना ही छोड़ना है इसको, 5 7 से कट जाएगा, 5 7 35, तो ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक कर रहे हैं, ठीक है भाई। देखते हैं अगर कुछ नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई मिस्टेक नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये आ गया भाई आंसर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है बेटा, क्वेश्चन दिया होगा, आपको रिजल्टेंट निकालना होगा। कई बार क्वेश्चन में आर दिया होगा तो आपको फिर थीटा निकालने को पूछा जा सकता है, लॉ ऑफ कोसाइन से कर सकते हो, ठीक है। लॉ ऑफ कोसाइन कुछ है ही नहीं, स्क्वायर करना है, वो तो सॉल्व करने के लिए आप तब भी करोगे, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना है बेटा, ओके। तो इसको अच्छे से बेटा पढ़ना, दोबारा से रिवाइज करना एक बार,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है बेटा, ओके, अपना हार्ड वर्क कंटिन्यू करते रहिए बेटा और हमारा सपोर्ट बना रहेगा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।